हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, हमने किया है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि सेल के मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट आज हम करेंगे साइटोप्लाज्म। तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि सेल के अंदर जो है एक फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड विद प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे साइटोप्लाज्म को? साइटोप्लाज्म इज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के, विच लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप सेल में देख सकते हैं, सेंटर में जो ब्लूइश जैसे में बताया हुआ है वो न्यूक्लियस है। ये जो ऑरेंज जैसी लेयर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इस ऑरेंज वाली न्यूक्लियस की ऑरेंज वाली मेम्ब्रेन के बाहर और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो आ गया साइटोसोल और दूसरा इसमें जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जैसे रेड कलर में या ब्लू कलर में, जैसे राइबोसोम्स लेबल किया हुआ और एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट्स, वन इज साइटोसोल एंड अदर इज सेल ऑर्गेनेलीज। अब साइटोसोल क्या हुआ? साइटोसोल हुआ साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, जिसमें सेल ऑर्गेनेली नहीं काउंट होंगे, ठीक, दैट इज नोन एज साइटोसोल। तो इसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड होता है विच इज़ क्रिस्टैलोकोलाइडल कॉम्प्लेक्स। अब ये एक टर्म नहीं आई है आपको, व्हाट इज़ क्रिस्टैलोकोलाइडल? क्रिस्टैलो टर्म रेफर्स टू क्रिस्टल्स, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट वगैरह इसमें होगा वो, और कोलाइडल आ गया जो कि जैसे लिपिड्स और प्रोटीन का जो सॉल्यूशन होता है वो कोलाइडल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आ गया क्रिस्टैलोकोलाइड टर्म, क्लियर हो गई आपको। तो साइटोसोल इज ए जेली लाइक सेमी फ्लूइड विच इज क्रिस्टैलोकोलाइडल कॉम्प्लेक्स, क्लियर, एंड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें याद रखना कि साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं आते हैं। एंड इट हैज़, इसमें क्या होता क्या क्या है, सॉल्ट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें साइटोसोल में होती हैं। और ये जो साइटोसोल है ये लगातार मोशन में रहता है और इसी के मोशन को बोलते हैं साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, या फिर द मूवमेंट ऑफ साइटोसोल और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इनसाइड द सेल इज नोन एज साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो क्लियर हो गया, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेलीज को एक्सक्लूड करके, उनको बाहर निकाल के, मतलब वो उनको काउंट नहीं करेंगे, जो भी जेली लाइक फ्लूइड रहता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। और ये साइटोसोल जो होता है वो लगातार मोशन में रहता है और इसकी मूवमेंट को बोलते हैं हम साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्लियर। नेक्स्ट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बताया हुआ है, ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल ऑर्गेनेली हैं। इनको छोड़ के जो फ्लूइड मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज साइटोसोल। सेकंड आ गया सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसके बारे में तो अभी भी बताया कि इस वाले स्ट्रक्चर में देखो आप, कुछ आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ ब्लू कलर में तो लेबल भी किए हुए राइबोसोम्स हैं, और कुछ न्यूक्लियस की जो ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन है इसके बाहर जो ग्रीन कलर में है, ये सारे जो हैं वो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज बताए हुए हैं थोड़े से। न्यूक्लियस के बाहर जो ग्रीन कलर में दिखाया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। तो ये आ गया सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर
जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, इन सब को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और हर एक सेल ऑर्गेनेली का अपना एक पर्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। और ये जो सेल ऑर्गेनेली हैं ये सभी सेल्स में, चाहे वो प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, कोई पर्टिकुलर जो सेल ऑर्गेनेली है, जैसे कि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसका फंक्शन सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स में सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम कुछ और है, एनिमल सेल में कुछ और हो जाएगा, नहीं। वो पर्टिकुलर जो सेल ऑर्गेनेली है उसका फंक्शन हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म के सेल में सेम रहता है। क्लियर? तो सेल ऑर्गेनेलीज are the cytoplasmic structures that are specialized to perform particular functions। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन की, इनकी कि बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं दे आर विदाउट मेम्ब्रेन, उनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जैसे कि कल हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जेनेटिक मटेरियल बिना मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऐसे स्कैटर्ड रहता है। क्लियर? तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको पूछ लेंगे कि यूकैरियोटिक ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज के नाम बताओ जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती हैं। तो वो न्यूक्लियस, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं विच हैज़ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। याद रखना, न्यूक्लियस कल हमने डिटेल में किया था प्रीवियस लेक्चर में, न्यूक्लियस की जो डबल लेयर होती है। वैसे ही प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनके बाहर भी डबल कवरिंग होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल कवरिंग इनकी बाउंड्री होती है। तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन 3 हैं, याद रखना, क्वेश्चन बनता ही बनता है इनसे, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रीवियस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर दैट इज़ न्यूक्लियस, एंड ब्रेन ऑफ द सेल वो भी न्यूक्लियस ही है। तो क्लियर? नेक्स्ट आया अब सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग वाले सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं। तो वह आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। ये भी 3 यहाँ पे आप याद रख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेलीज विच आर बाउंडेड बाय सिंगल कवरिंग और सिंगल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट, कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन कवरिंग ही नहीं होती है, विदाउट ए मेम्ब्रेन कवरिंग? कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं? राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम। इनको अच्छे से याद रख लेना। सेल ऑर्गेनेलीज विदाउट ए मेम्ब्रेन कवरिंग, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम। तो ये तो हो गया हमारा जनरल सा सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल के अंदर मैक्सिमम जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक का स्ट्रक्चर और क्या क्या फंक्शन है। तो पहला सेल ऑर्गेनेली अब हम करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया कि ये होता कहाँ जैसे है सेल में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर ये होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग से जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे भी जुड़ा होता है। इस पिक्चर में शो नहीं हुआ है, पर ये आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और सेंटर में न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आप ग्रीन जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइंड फ्लैट सैक्स, जिनको सिस्टर्नेस बोलते हैं, चैनल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस का बना होता है? सैक्स, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सैक्स, जिसको सिस्टर्ने भी बोलते हैं, चैनल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का बना होता है, एंड दैट रन्स थ्रू आउट द सेल फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में बनता है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो RBCs होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, और इसका जो हमारे जो रेस्टिंग सेल्स होते हैं जिनका ज़्यादा काम नहीं होता है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिड्यूस्ड होता है, छोटा होता है, एंड इट इज़ एक्सटेंसिव और इनलार्ज्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं जैसे हार्ट के सेल्स हैं, वो तो बेचारे 24 घंटे थ्रू आउट लाइफ काम करते हैं, नॉट 24 घंटे हम बोल सकते हैं, थ्रू आउट लाइफ काम करते हैं, तो उनमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत एक्सटेंसिव होगा, मतलब इसका वेल कॉम्प्लेक्स्ड और अच्छा स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स पढ़ लिए। हमारे RBCs में एब्सेंट होता है, और जो रेस्टिंग सेल्स होते हैं उनमें रिड्यूस्ड होता है, और एक्सटेंसिव होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है, एक साइड में ये न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग से जुड़ा होता है, दूसरी साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। 4 हमने इसके पार्ट्स पढ़े, सैक्स जिनको सिस्टर ने भी बोलते हैं, चैनल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड वेसिकल्स होते हैं। क्लियर? ये आ गया आपका, ये जो ब्लूइश कलर में दिखाया गया है दैट इज़ द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, इसमें जो आपको बीच में जो चैनल्स दिखाई दे रहे हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, दे आर नोन एज सिस्टर्ने, और सिस्टर्ने के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टर्ने। और एंडोप्लाज्म और साइड में जो अपर साइड में जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है येलोइश जैसे में दिखाया है, दैट इज़ द ट्यूब्यूल, और इसके ऊपर जो राउंडेड जैसे ये पिंच ऑफ हो जाएंगे वो वेसिकल्स होते हैं। टाइप, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, बिल्कुल उसकी सरफेस स्मूथ होगी, एज इट्स नेम इंडिकेट्स। एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ होता है किसकी वजह से, उसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स रहते हैं जो उसकी सरफेस को रफ बना देते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ रफ सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, whereas the smooth endoplasmic reticulum has smooth surface because ribosomes are absent। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इस इमेज पे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ए पिक्चर है दैट इज़ ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये सिस्टर्ने है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने में राइबोसोम्स हैं। बी पिक्चर में आप देख सकते हैं दीज आर द ट्यूब्यूल्स, ओके, और सी में देख सकते हैं दीज राउंडेड जो हैं, दीज आर द वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं वो राउंडेड होंगे, ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो ट्यूब की तरह होंगे, और जो एक नेटवर्क होगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा, उनको बोलेंगे सिस्टर्ने। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। डिफरेंस भी आ गया दोनों का ये। और दूसरा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। कल भी हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और एंजाइम्स में। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, इट मेक्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द सेल। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं, इट डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स को भी ये डिटॉक्सिफाई करता है, एंड रिलीजेस कैल्शियम आयन दैट ट्रिगर मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन। ये आगे इसके फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही फंक्शंस हैं, आप इनको कंबाइन करके ये 4-5 फंक्शंस ये भी आ सकते हैं, या फिर आप, मैंने दोबारा ये भी रिपीट हुए हैं लेकिन दोबारा से लिखे हैं, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला तो आया कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और सेल के न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका सेल की सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल रहता है। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया सपोर्ट
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। क्लियर। दूसरा आया ये जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन की बनने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा था कि वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है ना सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए जो लिपिड और प्रोटीन चाहिए होते हैं उनको कौन प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है उनको। तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर। पहला आ गया सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को, दूसरा आ गया मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तीसरा आ गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल एंड बिटवीन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हेल्प करता है सेल की ट्रांसपोर्टेशन में, सेल के अंदर भी, एक ही सेल के अंदर भी, और एक और दूसरे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। सरफेस एरिया हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड देयर फंक्शंस। बाकी अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।